मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रेशियो टू ट्रेंड मेथड खत्म किया था। अब इस चैप्टर की सभी मेथड्स, उसके सभी सम्स हमने कंप्लीट कर दिए जो हमारे सिलेबस में है। इस चैप्टर की थियरी बाकी है। तो पहला क्वेश्चन वैसे भी हमने चैप्टर स्टार्ट किया तब देखा था, व्हाट इज टाइम सीरीज। टाइम सीरीज क्या है? तो टाइम सीरीज इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन taken at specified time, generally in chronological order। मतलब सो मतलब ये कि स्पेसिफिक टाइम के ऊपर हम ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करते हैं या फिर टाइम पीरियड के बेस पे ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं आपको। तो ये जो डेटा मिलेगा, ये जो सेट मिलेगा आज एक गौण मोड से, इज नॉन एज टाइम सीरीज। जैसे कि आपको मंथ दिया है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से, और हर मंथ का सेल्स दिया हुआ है। सेल्स जनवरी में फॉर एग्जांपल 15 लाख, फरवरी के अंदर दिया हुआ है 17 लाख, मार्च के अंदर 12 लाख। तो यहाँ मंथ एंड सेल्स दो वेरिएबल हुए। अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अवलोकनों समूह या गण, टेकन एट स्पेसिफाइड टाइम, मेड एट स्पेसिफिक टाइम, ચોક્કસ સમયે મેળવેલા, इज नॉन एज टाइम सीरीज। उसको हम टाइम सीरीज कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर दो वेरिएबल रहते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल। जो टाइम पीरियड है टाइम पीरियड जो है इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो टाइम पीरियड है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज डिपेंडेंट वेरिएबल। उसके साथ जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल दिया हुआ है आपको, सेल्स दिया है, प्रॉफिट दिया है, प्रोडक्शन दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इन वेरियस ईयर्स, तो उसके साथ में जो वेरिएबल दिया हुआ है उसको हम कहेंगे वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल वाला जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो टाइम सीरीज एनालिसिस, उसकी डेफिनेशन देखो अंदर। अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस એટલે અવલોકનોનો સમૂહ, મેડ એટ સ્પેસિફિક ટાઈમ, જુદા જુદા સમયે મેળવેલા અવલોકનોનો સમૂહ, एंड अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब संख्यात्मक क्रम प्रमाणे। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमने पहले भी देखा था। फॉर एग्जांपल 1980 लिखा है तो उसके बाद 1981 आएगा, 1982 आएगा, 1983 आएगा। ऐसा नहीं होता है पहले 1982 लिखो, फिर 1980 लिखो, फिर 1983 लिखो। तो इट इज नॉट अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जो डेटा दिया हुआ है वो हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज कॉल्ड टाइम सीरीज। यहाँ पे दो वेरिएबल है। कौन से दो वेरिएबल है? तो टाइम, ये जो टाइम है ये कैसा वेरिएबल है? तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो दूसरा वेरिएबल है वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो है चल किंमत गुजराती में આપણે એને કહીએ છે, એને કહેવાશે ડિપેન્ડન્ટ વેરિએબલ। ठीक है, दो वेरिएबल होते हैं, एक टाइम जिसको कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे और दूसरा वैल्यू जिसको कि हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। तो अंदर पैम्पलेट में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है, व्हाट इज टाइम सीरीज। टाइम सीरीज का मीनिंग, अ टाइम सीरीज इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अंडरलाइन कर देना, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस એટલે અવલોકનોનો ગણ, મેડ એટ અ સ્પેસિફિક ટાઈમ એટલે ચોક્કસ સમયે મેળવેલા, ચોક્કસ સમયે મેળવેલા स्पेसिफिक टाइम पर जो ऑब्जर्वेशंस हमने कलेक्ट किए उसका जो सेट बनेगा, एनो जो गण बनसे, इज नॉन एज टाइम सीरीज। स्पेसिफिक टाइम एंड अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। द डेटा ऑफ अ टाइम सीरीज आर बाइवेरिएट डेटा। बाइवेरिएट डेटा मतलब द्विचल माहिती है, उसके अंदर दो वेरिएबल है। कौन से दो वेरिएबल है? तो एक टाइम है और दूसरा वैल्यू ऑफ वेरिएबल है। Time series are bivariate data where time is the independent variable. For example, if we observe production, sales,
population, import, export, employment, prices, profit, money in circulation, bank deposit and bank clearings etc. at different point of time. ये सब हम अलग अलग डिफरंट पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जुदा जुदा समयगाળામાં આપણે આ બધા આંકડા મેળવીએ. સાના સાના આંકડા મેળવીએ જુઓ, પ્રોડક્શન, સેલ્સ, પોપ્યુલેશન, ઇમ્પોર્ટ, એક્સપોર્ટ, એમ્પ્લોયમેન્ટ, પ્રાઇસીસ, પ્રોફિટ, મની ઇન સર્ક્યુલેશન, નાણાં. मनी इन सर्कुलेशन मतलब चलन में रहेलू नाणु, जैसे कि अपने इंडिया के अंदर रुपीज है. बैंक डिपॉजिट, बैंक क्लियरिंग्स एक्सेट्रा. से ओवर लास्ट 10 और 15 years the series so formed is called time series. लास्ट 10 या 15 साल के प्रोडक्शन के, इंपोर्ट के, एक्सपोर्ट के, एम्प्लॉयमेंट के, ये सब स्टैटिस्टिक्स हम लेंगे और स्पेसिफिक टाइम के आधार पे वो डेटा को बताएंगे. तो ऐसे डेटा को हम कहेंगे टाइम सीरीज एनालिसिस. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 1, देन यूटिलिटी और ऑब्जेक्ट्स और यूज ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस. देखो यहाँ मैंने लिखे हैं वर्ड्स, यूटिलिटी उपयोगिता, ऑब्जेक्ट्स हेतुओ, यूज उपयोगो, पर्पस, पर्पस पण लखी शकाय, हेतुओ. ठीक है. टाइम सीरीज एनालिसिस मतलब सामयिक श्रेणीનું પૃથક્કરણ કરવા માટેના ઉપયોગો કયા કયા છે. ठीक है. उसके कौन से यूजेस है. तो सबसे पहला यूज उसका है कि हम पास्ट बिहेवियर जान सकेंगे टाइम सीरीज का एनालिसिस करेंगे तो. जैसे फॉर एग्जांपल आपको 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011 ये सब ईयर का पॉपुलेशन दिया हुआ है. इकोनॉमिक्स के अंदर जनरली आपको देते हैं ऐसा. तो 51 से लेके 2011 तक का पॉपुलेशन दिया हुआ है आपको. तो हम पास्ट बिहेवियर जान सकेंगे ना उससे कि भाई 51 में इतना पॉपुलेशन था, फिर उसके बाद देखने जाए तो ज्यादा बढ़ोतरी हुई कब हुई, तो 71 से लेके 81 तक जो 10 साल का टाइम पीरियड था उसके अंदर ज्यादा है, या 61 से 81 तक 20 इयर्स. इन शॉर्ट हम पास्ट बिहेवियर जान सकते हैं. किसके आधार पे? तो टाइम सीरीज के आधार पे. ठीक है. दूसरा पॉइंट, इट हेल्प्स इन प्लानिंग फ्यूचर ऑपरेशन. फ्यूचर वैल्यूज को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं टाइम सीरीज का यूज करके, जैसे कि हमने लीस्ट स्क्वायर मेथड के अंदर देखा था. फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल जो दिया है, सम दिया है, उसके अंदर 2015 तक के ईयर दिए हुए हैं. तो क्या आप 2017 के लिए एस्टिमेट कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल 2015 के लिए 5 था, तो आप 2016 के लिए स्मॉल एक्स लिखेंगे 6, 2017 के लिए स्मॉल एक्स लिखेंगे 7. तो इस तरह से मुझे स्मॉल एक्स का वैल्यू मिलेगा. फिर उसके ऊपर कैपिटल एक्स का वैल्यू फाइंड करूंगा और कैपिटल एक्स का वैल्यू जो मिल जाएगा वो लीस्ट स्क्वायर के इक्वेशन के अंदर रख दूंगा. तो मुझे फ्यूचर वैल्यू का एस्टिमेशन मिलेगा. 2011 સુધીની વસ્તી આપેલી છે તો હું 2021 માટે એસ્ટિમેટ કરી શકીશ, અંદાજ મેળવી શકીશ. રાઈટ. तो हम फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं. इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन. अच्छा, इसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन. अब दो कंपनी है, उसकी टाइम सीरीज दी हुई है, उसका प्रॉफिट दिया हुआ है दोनों का, तो अलग अलग कंपनी है लेकिन उनका प्रॉफिट हम कंपेयर कर सकते हैं कि भाई 2019 2020 1920 के अंदर कंपनी ए जो है उसका प्रॉफिट इतना था, कंपनी बी का प्रॉफिट इतना था. फिर 2021 उसमें इस कंपनी का इतना बड़ा, हाँ, सामने दूसरी कंपनी का ही बड़ा. फिर से दोनों का क्या कर सकते हैं? हम कंपैरिजन कर सकते हैं. तो हम टाइम सीरीज एनालिसिस के आधार पे कंपैरिजन भी कर सकेंगे. इट हैज टू कंट्रोल प्रेजेंट परफॉर्मेंस. प्रेजेंट परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने के लिए भी टाइम सीरीज एनालिसिस जरूरी है. तो 4 उसके यूज दिए. सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग द पास्ट बिहेवियर. पास्ट बिहेवियर हम जान सकते हैं. इट हेल्प्स इन प्लानिंग फ्यूचर ऑपरेशंस. फ्यूचर ऑपरेशंस के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं. इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन. આપણે એની પરથી સરખામણી કરી શકીએ. देन इट हेल्प्स टू कंट्रोल प्रेजेंट परफॉर्मेंस. प्रेजेंट परफॉर्मेंस के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं. तो 4 यूजेस दिए. देखो यहाँ वर्ड्स याद रखना है आपको, यूटिलिटी, ऑब्जेक्ट्स, यूज, पर्पस. कौन से है? तो इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द पास्ट बिहेवियर. भूतकाळની સ્થિતિ જાણી શકાય, ભૂતકાળમાં પ્રવર્તતી સ્થિતિ જાણી શકીએ. इट हेल्प्स इन प्लानिंग ऑफ फ्यूचर. फ्यूचर का प्लानिंग कर सकते हैं.
एस्टिमेट कर सकते हैं फ्यूचर की वैल्यूज के लिए। इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, कंपैरिजन એટલે શું કરી શકીએ આપણે? સરખામણી કરી શકીએ। इट हेल्प्स टू कंट्रोल प्रेजेंट परफॉर्मन्स, प्रेजेंट परफॉर्मन्स ની ઉપર કંટ્રોલ મેળવી શકીએ છે। તો ચાર એના ઉપયોગો બેટા, ઠીક છે। નાउ ક્વેશ્ચન નંબર 3, સ્ટેટ ઓર गिव्स વેરિયસ કોમ્પોનન્ટ્સ ઓફ ટાઈમ સિરીઝ। કોમ્પોનન્ટ્સ એટલે ગુજરાતીમાં આપણે એમ કહેતા હતા સામયિક શ્રેણીના ઘટકો, ઠીક છે। તો ગુજરાતી મીડિયમની અંદર આપણે શીખ્યા હતા 4th ચેપ્ટર પાર્ટ 2 12th સ્ટાન્ડર્ડની અંદર। તો સામયિક શ્રેણીના ચાર ઘટકો હતા। પહેલું વલણ, બીજું મોસમી વધઘટ, ચક્રીય ઘટક અને અનિયમિત કે યાદચ્છિક ઘટક। તો એ ચાર ઘટકો પાછા અહીંયા આવશે। components of time series के components याना घटकों, राइट। देखो अंदर स्टेट मतलब सिर्फ बताना है, नाम लखवाना है। स्टेट गिव द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज के जो अलग अलग कंपोनेंट्स बताओ। सेक्युलर ट्रेंड और ट्रेंड, सेक्युलर ट्रेंड और सेक्युलर वेरिएशन गुजराती में આપણે એમ કહીએ છે વલણ। ट्रेंड का क्या लिखना है? टी, ठीक है। फिर सीजनल वेरिएशन गुजराती में कहवाय मौसमी घटक। सीजनल का क्या लिखते हैं? एस। फिर आगे साइक्लिकल वेरिएशन चक्रीय घटक, साइक्लिकल का सी। फिर इरेग्युलर और रैंडम वेरिएशन गुजराती में कहवाय अनियमित के यादच्छिक घटक, ठीक है, अनियमित के यादच्छिक घटक। तो चार कंपोनेंट्स है उसके। कौन से चार कंपोनेंट्स? सेक्युलर ट्रेंड और सेक्युलर वेरिएशन। तीनों का अर्थ ત્રણનો અર્થ થશે વલણ। गुजराती में दीर्घकालीन વધઘટ પણ કહેવાય। जो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए फ्लक्चुएशंस आते हैं, ऐसे लॉन्ग टाइम के फ्लक्चुएशंस को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सेक्युलर ट्रेंड। ओके। दूसरा है सीजनल वेरिएशन, मौसमी घटक। थर्ड वन इज साइक्लिकल फ्लक्चुएशन या साइक्लिकल वेरिएशन, सी। देन इरेग्युलर और रैंडम वेरिएशन, इरेग्युलर का आई लिखते हैं। अब याद करो 12th स्टैंडर्ड एनी अंदर एक मॉडल હતું योगनीय मॉडल, सामयिक श्रेणीનું योगनीय मॉडल। तो एडिटिव मॉडल कहते हैं उसको। एडिटिव मॉडल के अंदर y इक्वल टू क्या लिखना है? तो t प्लस s प्लस c प्लस i। मतलब ये चार जो कंपोनेंट है, t मतलब ट्रेंड, s मतलब सीजनल वेरिएशन, c मतलब चक्रीय એટલે साइक्लिकल वेरिएशन एंड i इज इरेग्युलर और रैंडम वेरिएशन। तो ये जो चार वेरिएशन है, चार फ्लक्चुएशन है, उसको ऐड करना है एक दूसरे का, प्लस करवानो, सरवाळो करवानो। तो टाइम सीरीज ની વેલ્યુ એટલે કે y મળી જશે મને। तो y इक्वल टू t प्लस s प्लस c प्लस i। एडिटिव मॉडल मतलब प्लस करना है, ठीक है। और सामने लिखा है मल्टीप्लिसिटिव मॉडल, मल्टीप्लिसिटिव मॉडल मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो y इक्वल टू 2t इंटू s इंटू c इंटू i। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3, तीन क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया। क्वेश्चन 3 के अंदर साइड पे ये 2 पॉइंट लिख देना, पैम्पलेट के अंदर नहीं दिया हुआ है। सब कुछ ये क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 सब कुछ पैम्पलेट में से लिखना है, क्वेश्चन 3 भी पैम्पलेट में से लिखना है। लेकिन पैम्पलेट 3 के अंदर ये लाइन ऐड कर देना, यहाँ बाजू में थोड़ी जगह दिख रही है, वहां पे ऐड कर देना। एडिटिव मॉडल y इक्वल टू t प्लस s प्लस c प्लस i एंड मल्टीप्लिसिटिव मॉडल y इक्वल टू t इंटू s इंटू c इंटू i। आ पैम्पलेट में लखी देजो आ बंने वस्तु। एडिटिव मॉडल और मल्टीप्लिसिटिव मॉडल पैम्पलेट नी अंदर लखी नथी आप्यो, पैम्पलेट में लखी देजो क्वेश्चन नंबर 3 में। ओके, बधी थियरी पैम्पलेट में ज लखवानी छे। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 मैं बाद में डिस्कस कर रहा हूँ। आज के ही लेक्चर में पहले इतना लिख दो, फिर आगे मैं पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर लिखा है एक्सप्लेन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने देखा टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स 4 है। पहला ट्रेंड और सेक्युलर ट्रेंड।
दूसरा सीजनल वेरिएशन, थर्ड साइक्लिकल वेरिएशन एंड फोर्थ इरेग्युलर और रैंडम वेरिएशन। तो ये 4 कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल लिखना है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, ठीक है। अब सेक्युलर ट्रेंड, तो ट्रेंड એટલે શું? लॉन्ग टर्म चेंजेस जो है टाइम सीरीज की वैल्यू के अंदर लॉन्ग टर्म चेंजेस मतलब લાંબા ગાળાની જે વધઘટો જોવા મળે છે ઓવર 20 to 25 years, 20 થી 25 વર્ષના સમયગાળા પછી જે વધઘટ જોવા મળે, इट इज नोन एज ट्रेंड और सेक्युलर ट्रेंड, उसको ट्रेंड या सेक्युलर ट्रेंड कहेंगे। अब डेटा के अंदर जो डेटा दिया होगा उसकी टेंडेंसी या तो क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज या फिर रिमेन्स कांस्टेंट। डेटा की टेंडेंसी ऐसी होती है, डेटा इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है या तो रिमेन्स कांस्टेंट। हमने देखा था बी का वैल्यू अगर प्लस में आया तो इंक्रीजिंग टेंडेंसी लिखेंगे, बी का वैल्यू लीस्ट स्क्वायर मेथड की बात कर रहा हूं, बी का वैल्यू माइनस में आया तो डिक्रीजिंग टेंडेंसी लिखेंगे, और बी का वैल्यू 0 आया तो कांस्टेंट ट्रेंड है ऐसा लिखेंगे। तो ट्रेंड में भी डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग और रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन है, लॉन्ग टर्म वेरिएशन है, ऐसे लॉन्ग टर्म वेरिएशन को हम ट्रेंड कहते हैं, टी, उसका नोटेशन टी है, ठीक है। देखो अंदर पैम्पलेट के अंदर द जनरल टेंडेंसी ऑफ द डेटा आइदर टू इंक्रीज और टू डिक्रीज और टू रिमेन कांस्टेंट। डेटा की जनरल टेंडेंसी क्या होती है कि भाई डेटा या तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है या कांस्टेंट रहता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम એટલે લાંબા ગાળે is called secular trend, इसको हम secular trend कहेंगे। The changes in the values of gradual and continuous, નિયમિત હશે અને સાતત્યપૂર્ણ હશે, ગ્રેજ્યુઅલ ધીરે ધીરે ચેન્જીસ આવશે। population, agricultural production, बैंक डिपॉजिट, करेंसी इन सर्कुलेशन एक्सेट्रा एंड अपवर्ड ट्रेंड। जनरली ये सब चीजों के अंदर अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिलता है, पॉपुलेशन में, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में, बैंक डिपॉजिट, करेंसी इन सर्कुलेशन, डॉलर के रेट्स दिन ब दिन बढ़ते ही जाते हैं, अपवर्ड ट्रेंड वुड बी सीन व्हेन अ डाउनवर्ड ट्रेंड विल बी नोटिस्ड इन द डेटा ऑफ डेथ। डेथ रेट हमेशा कम होता है, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ रही है, डेथ रेट कम होता है। वो अलग बात है कि अभी कोरोना की वजह से डेथ रेट बढ़ गया है, लेकिन इन जनरल कम रहता है। द पर्पस ऑफ सेक्युलर ट्रेंड इज प्रिडिक्ट द फ्यूचर बिहेवियर ऑफ द डेटा। इन शॉर्ट सेक्युलर ट्रेंड टी, उसके अंदर क्या याद रखना है, तो इट इज लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन, ये लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन है। डेटा हैज टेंडेंसी दैट टू डिक्रीज और इंक्रीज और रिमेन कांस्टेंट, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा या कांस्टेंट रहेगा। अपवर्ड ट्रेंड वाले एग्जांपल्स दिए थोड़े हमने, जैसे कि बैंक डिपॉजिट है, फिर दिया है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, पॉपुलेशन, ये सब अपवर्ड ट्रेंड बताएंगे और डेथ रेट डाउनवर्ड ट्रेंड बताएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट। देन सीजनल वेरिएशन, गुजराती में क्या है, मौसमी घटक। तो सीजनल वेरिएशन क्या है, तो लेस देन 1 ईयर, उसका टाइम पीरियड कितना है, 1 और लेस देन 1 ईयर, 1 साल या उससे भी कम है उसका टाइम पीरियड। जैसे हम देखते हैं समर सीजन आता है, जैसे अभी समर सीजन शुरू हो गया, बराबर है, तो कोल्ड ड्रिंक्स का सेल बढ़ जाएगा, कोका कोला ज्यादा बिकेगी, माजा ज्यादा बिकेगा, पेप्सी ज्यादा बिकेगी। उसकी कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, कि भाई विंटर सीजन के अंदर ये सब चीजों का डिमांड कम था, लेकिन समर सीजन में बढ़ जाएगा। तो ये मौसमी घटक सीजनल फ्लक्चुएशन कहवाय, सीजनल वेरिएशन कहवाय। कभी कभी नेचुरल होता है और कभी कभी मेन मेड भी होता है। अभी फॉर एग्जांपल लोगों के फेस्टिवल्स आएंगे,
तो फेस्टिवल सीजन के अंदर रेडीमेड गारमेंट्स, तैयार कपड़ा, એનું સેલ્સ શું થશે? વધી જશે. तो ये फेस्टिवल्स के लिए, कस्टम्स, रीत रिवाजों लीधे. देखो अंदर सीजनल वेरिएशन. अब सीजनल वेरिएशन में क्या याद रखना है आपको? इट इज रेग्युलर वेरिएशन. वो नियम શું કહેવાય એને ગુજરાતીમાં? નિયમિત વધઘટ છે. ઇટ્સ ટાઈમ પીરિયડ ઇઝ લેસ ધેન 1 યર. उसका टाइम पीरियड, એનો આવર્તન ગાળો, સમયગાળો કેટલો છે? तो लेस देन 1 ईयर, 1 साल से भी कम है. A variation which occurs regularly within a specific period of 1 year or less. 1 साल या उससे भी कम, 1 year or less. ठीक है, ये रहे 1 or less than 1 year. 1 year or less is called seasonal variation. When the observations are taken at interval less than 1 year. Less than 1 year मतलब monthly data लिया है आपने, वीकली लिया है, क्वार्टरली लिया है डेटा, तो ये क्या हुआ? तो ये सीजनल वेरिएशन बताएगा, क्योंकि 1 साल से कम टाइम पीरियड है. वी विल फाइंड वीकली, मंथली और क्वार्टरली वेरिएशन. द सीजनल वेरिएशन में occur due to climatic and natural forces. એટલે કુદરતી પરિબળોને લીધે, ક્લાઇમેટિક और नेचुरल फोर्सेस, કુદરતી પરિબળોને લીધે. मैंने ये बताया समर सीजन के अंदर क्या होता है, तो कोल्ड ड्रिंक्स का डिमांड बढ़ जाए. विंटर सीजन आएगी, है ना, विंटर सीजन तो वूलन गारमेंट, ऊनना कपડાનું વેચાણ શું થશે? વધી જશે. रेनी सीजन आएगी तो रेनकोट, अम्ब्रेला, उसका डिमांड बढ़ेगा, उसका सेल भी बढ़ेगा. ये क्लाइमेटिक चेंजेस के लिए. देखो अम्ब्रेलाज आर सोल्ड मोर इन रेनी सीजन. देखो रेनी सीजन के अंदर अम्ब्रेला ज्यादा बिकेगी. इन विंटर सीजन सेल ऑफ वूलन क्लॉथ्स विल बी इंक्रीज. वूलन क्लॉथ का सेल बढ़ जाएगा. इन हॉट सीजन द सेल ऑफ आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा विल इंक्रीज. समर सीजन होगा तो आइसक्रीम का सेल्स, कोल्ड ड्रिंक्स का सेल बढ़ जाएगा. फेस्टिवल्स एंड कस्टम मेन मेड એટલે કૃત્રિમ કારણો. ये क्या था? કુદરતી પરિબળો. હવે આ ફેસ્ટિવલ્સ એન્ડ કસ્ટમ્સ એટલે ગુજરાતીમાં કહેવાય તહેવારો અને રીત રિવાજો. આ મેન મેડ કહેવાય, માનવ સર્જિત કહેવાય. ठीक है, देखो अंदर. For example, the demand of cloth, sweets, crackers, etc. increase during festivals like Diwali, Eid, Christmas. दिवाली, ईद, क्रिसमस ये सब फेस्टिवल आने वाले होंगे तो क्या होगा? क्लोथ, कपड़ा, स्वीट्स, मिठाइयों, क्रैकर्स, फटाकड़ा दिवाली में एक्सेट्रा इंक्रीज. ये सब बढ़ जाएगी उसकी डिमांड. Also there is greater demand for a gold, costly cloth, gift articles, etc. during marriage season. भाई मैरेज सीजन આવશે તો આ બધું ગોલ્ડ છે, કોસ્ટલી ક્લોથ, મોંઘા કપડા છે, એ બધાનું વેચાણ શું થશે? ગિફ્ટ આર્ટિકલ, એ બધાનું સેલ્સ વધી જશે. નાઉ સાયક્લિકલ વેરિએશન. સાયક્લિકલ વેરિએશન ये रहा ચક્રીય વધઘટ. એમાં શું યાદ રાખવાનું છે? તો ભાઈ 12મા ધોરણની અંદર પણ આપણે શીખ્યા હતા કે ભાઈ ચક્રીય વધઘટ શાને લીધે સર્જાય છે? તો બે શબ્દો હતા એના માટે, ધંધાકીય ચક્રો અને વેપારી ચક્રો. તો બિઝનેસ સાયકલ કહેવાય ઇંગ્લિશમાં. बिजनेस साइकिल और ट्रेड साइकिल. ठीक है, धंधाकीय चक्र और व्यापारी चक्र लीधे जो વધઘટ સર્જાય છે इट इज नॉन एज साइक्लिकल वेरिएशन. उसको हम साइक्लिकल वेरिएशन कहेंगे. देखो अंदर साइक्लिकल वेरिएशंस आर ड्यू टू बिजनेस साइकिल, बाजू में लिख देना, एंड ट्रेड साइकिल और व्यापारी चक्र. देयर आर 4 फेजेस इन बिजनेस. भाई 4 प्रकारनी परिस्थिति उद्भवे कोई पण बिजनेस ની અંદર. दे आर प्रोस्पेरिटी और बूम, तेजीनी परिस्थिति कहीए छे આપણે. रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी. उसका ग्राफ ड्रॉ किया है, ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, मैंने थोड़ी जगह रखी थी. प्रोस्पेरिटी और बूम એટલે તેજીની પરિસ્થિતિ. હવે ધીરે ધીરે મંદી તરફ જાય તો અહીંયા પડવાની શરૂઆત થઈ, ડાઉનવર્ડ ટ્રેન્ડ ચાલુ થયો તો એને રિસેશન કહેવાય બેટા. એકદમ ડાઉન જતું રહે છેક નીચે તો એને કહેવાય ડિપ્રેશન, મંદી. એન્ડ ધેન ફરીથી ઉપર અપ આવવાનું ટ્રાય કરશે તો એને આપણે શું કહીશું? રિકવરી કહીશું. तो प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन एंड देन रिकवरी. तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है 3 नंबर के पॉइंट में साइक्लिकल वेरिएशन के अंदर. ठीक है, अब 4th पॉइंट देखते हैं.
पहले देख लो, इसके अंदर एक पॉइंट रह गया, अ बिजनेस साइकिल में बी ऑफ एनी ड्यूरेशन। देखो बिजनेस साइकिल कोई भी ड्यूरेशन का हो सकता है, बट नॉर्मली द पीरियड ऑफ बिजनेस साइकिल इज, ये याद रखना, 3 to 10 ईयर्स, 3 से 10 साल तक का उसका टाइम पीरियड रहता है साइक्लिकल फ्लक्चुएशन का। इसका कितना था साइक्युलर ट्रेंड 20 to 25 ईयर्स, 20 या 25 साल। लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन है वो, लांबा गाळानी વધઘટ છે, राइट। तो साइक्लिकल का टाइम पीरियड कितना है, तो 3 to 10 ईयर्स। आगे इरेग्युलर वेरिएशन, अनियमित વધઘટ, अनियमित के यादृच्छिक घटक। ये क्या है, तो भाई अनफोर्सिन रीजंस, अनफोर्सिन रीजन से जो फ्लक्चुएशन आएंगे बिजनेस के अंदर, ऐसे अनफोर्सिन रीजन से होने वाले फ्लक्चुएशंस को हम कहेंगे इरेग्युलर वेरिएशन। એટલે શું अनफोर्सिन रीजन એટલે आकस्मिक कारण। फॉर एग्जांपल हमारा प्लांट एकदम कंप्लीटली काम कर रहा है, लेकिन हमारा प्लांट जिस जगह पे काम कर रहा है वहां अर्थक्वेक हुआ, भूकंप आयो, एंड अवर प्लांट इज डिस्ट्रॉयड। આપણો પ્લાન્ટ ડિસ્ટ્રોય થઈ ગયો, પ્રોડક્શન બંધ થઈ જશે। तो ये कैसे रीजन हुए, अनफोर्सिन रीजंस, आकस्मिक कारण। उसके ऊपर हम पहले से कंट्रोल नहीं कर सकते, या उससे बिजनेस पे कितना लॉस होगा, कितना नुकसान होगा, वो भी पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आएगा नहीं आएगा वो भी कुछ फाइनल नहीं है। ऐसे जो फ्लक्चुएशन है उसको हम कहेंगे इरेग्युलर फ्लक्चुएशन। कंपनी बराबर चल रही है, अचानक वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी। पता था तुमको मुझे कि वर्कर्स स्ट्राइक करेंगे? नहीं पता था, मैनेजमेंट को पता ही नहीं था, सडनली ऐसा हो गया। तो यह है इरेग्युलर फ्लक्चुएशन, इरेग्युलर वेरिएशन, अनियमित વધઘટ, राइट। देखो these variations are unpredictable, એનું અનુમાન કરી શકાતું નથી, we can't predict them, આપણે એનું અનુમાન ના કરી શકીએ બેટા। these are caused by unforeseen events, unforeseen આકસ્મિક કારણો, such as floods એટલે પૂર, earthquake ભૂકંપ, स्ट्राइक्स हड़ताल, वॉर्स युद्ध, फायर आग लागी जाए, फेमाइन्स वावाझोड़ू, अलग अलग नाम आपवामां आवे छे हवे तो वावाझोड़ू, साइक्लोन ने, राइट, एक्सेट्रा। द मिनिट टू मिनिट चेंज इन द प्राइसेस ऑफ स्टॉक्स, स्टॉक्स मार्केट तमे कदाच शुं कहेवाय एवी कोई चैनल जोता होय जेनी पर तमने लाइव शेयर मार्केट ना भाव बताओ, त्या तमे नजर करो तो रेड देखाय, नजर करो तो ग्रीन देखाय, कोक वार अप जाए तो ग्रीन थई जाए, कोक वार डाउन जाए तो रेड थई जाए एनो भाव, राइट। कहेवानो मतलब मिनिट टू मिनिट चेंज इन द प्राइसेस ऑफ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट नी अंदर एक एक मिनिट में जे चेंजीस आवे छे ए चेंजीस अनफोर्सिन रीजन्स, आकस्मिक कारण लीधे थाय छे, राइट। Stock gives us good example of irregular variation. It is difficult to study such variation. भाई આવું વેરિએશન સ્ટડી કરવાનું ડિફિકલ્ટ છે, એ બિઝનેસ પર શું ઇફેક્ટ કરશે એ પણ જાણી ના શકીએ આપણે, अंडरस्टैंड। तो यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट किया, पैम्पलेट के अंदर से देख के क्वेश्चन नंबर 4 भी लिख देना, और पैम्पलेट के अंदर ये ड्रॉ करना है। थर्ड पॉइंट में साइक्लिकल वेरिएशन के अंदर ये ड्रॉ भी करना है, प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी, ठीक है। ये 4 फेज है, ये 4 स्टेजेस है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 से हम आगे देखेंगे। बाय एवरीवन।